and the topic is application of Biot-Savart law. तो आज हम बुक का फर्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हैं। बुक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन उसको मैं यहाँ पर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत अहम प्रॉब्लम है और इसमें आप बायोट-सावर्ट लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर ये सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ और अगेन अगर इस दौरान आपका सवाल होगा तो आप अपना माइक ऑन कीजिएगा और मुझे उसी वक्त रोकिएगा और अपना सवाल पूछिएगा, और अगर सवाल नहीं है तो माइक को ऑफ कर दीजिए ताकि मुझे अपनी बात समझ में आए कि मैं खुद क्या कह रहा हूँ, क्योंकि फिर अदरवाइज डबलिंग हो रही। सो ओके, प्रॉब्लम ये है और ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। जब बायोट-सावर्ट लॉ ख़त्म होता है, जो हमने जो डेरिवेशन की थी उसकी इमीडिएटली आफ्टर सॉल्व एग्जाम्पल इज़ गिवन, और वो सॉल्व एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि एक आपके पास एक्सिस है which is called z axis and other is horizontal which is say rho axis. ये हम कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और आप जानते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है रॉ, फाई एंड जेड। तो ये रॉ है और दिस इज जेड एक्सिस, और जो फाई है वो आप जानते हैं कि दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस प्लेन। तो फाई के बहरहाल अभी हम बात नहीं कर रहे। एंड द करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड ओवर अ जेड एक्सिस, और ये वायर जो है ये फाइनाइट वायर है। इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कल इनफैक्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसमें भी हमने आपको बताया था कि जब आप बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। यानी जो बायोट-सावर्ट लॉ है उसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1/4 पाई इंटीग्रल I dl क्रॉस r ओवर r क्यूब। आई रिपीट अगेन कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा dl, और उसके बाद फिर आप डिफाइन करेंगे r वेक्टर। और dl क्या होता है? dl इज along the current carrying wire, along the current in fact I। इस वायर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, ऊपर की तरफ। तो चलिए हम dl डिफाइन करते हैं। बिकॉज करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड ओवर z एक्सिस, तो किसी भी जगह पर मैं यहाँ पर लेट्स से स्मॉल सेगमेंट ले लेता हूँ, इसको dl कह रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो रॉ एक्सिस के ऊपर है। से दिस इज अ पॉइंट P जहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है। तो dl चूँकि z एक्सिस के ऊपर है तो dl डिफाइन करने के लिए आप कर सकते हैं कि dl इज कॉल dz इंटू az, और r वेक्टर के लिए क्या करना होता है? r वेक्टर के लिए आप dl सेगमेंट को कनेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट P पर जहाँ पे आपने फील्ड निकालना है। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस r always taken from dl to the point P, so that the angle between r and dl would be say alpha.
तो चूंकि R एक प्लेन में है एंड दिस इज द प्लेन ऑफ रॉ एंड जेड एक्सिस, तो फिर इसके दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, और चूंकि नीचे की तरफ है तो उसका एक कंपोनेंट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव रॉ एक्सिस की तरफ होगा विच इज कॉल्ड रॉ, और जो z कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ लिया जाएगा विच इज कॉल्ड z एक्सिस। तो इस r को मैं लिखूंगा रॉ, और z चूंकि नीचे की तरफ है तो ये माइनस z हो जाएगा, और इसी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि r cap r vector is equals to rho magnitude of rho into a unit vector along the rho direction minus z into az cap। तो dl आपने ये निकाल लिया और r आपने ये निकाल लिया, तो ये जो दो चीजें हैं ये बायोट-सेवर्ट लॉ में ये बस सबसे जो इसको आप बैकबोन है वो आप यही है। इसके बाद फिर आपने अगर यहाँ पे देखें तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको आपने क्यूब करना है, एंड दैट्स इट। आई इज ऑलवेज कांस्टेंट इन जनरल। सो नाउ लेट्स टेक डी एल क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट लेना आप जानते हैं, तो डी एल मैं लिख रहा हूँ विच इज डी जेड इंटू ए जेड क्रॉस रॉ ए रॉ माइनस जेड इंटू ए जेड कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आप डिटरमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सिंपल वेक्टर है तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा रॉ इंटू डी जेड, और यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये होगा ए जेड कैप क्रॉस ए रॉ कैप एंड माइनस z into dz az cross az। तो ये जो सेकेंड टर्म है ये तो is going to be zero because parallel vector, I mean the cross of the parallel vector is always taken as zero because angle between parallel vector is zero, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है तो साइन जीरो की वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा और ये पूरी की पूरी टर्म इज गोइंग टू बी वैनिश्ड। सो यू हैव रॉ इनटू dz az cap into a रॉ कैप। अच्छा, अब az और ए रॉ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आपको। आप जानते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में तीन कंपोनेंट्स हैं, उनके अगर यूनिट वेक्टर लिखूं मैं ए रॉ ए फाई एंड ए जेड, और ये अच्छा होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक साइक्लिक मेथड से डिटरमिन करने की कोशिश करें, यानी फर्ज कर लें कि एक वेक्टर में बनाता हूँ ए रॉ और इसी साइक्लिक डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बना लीजिए ए फाई, और तीसरा वेक्टर इसी साइक्लिक डायरेक्शन में बना लीजिए ए जेड। तो ए जेड क्रॉस ए रॉ, so both has the same direction, therefore the cross product of az cross a rho would be third vector along the same direction। तो इसका मतलब ये हुआ कि az cross a rho must be equal to a phi, लेकिन अगर मैं इस a rho को
इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता, इस केस में नहीं है लेकिन इन जनरल फर्ज कर लें कि ए रॉ क्रॉस ए जेड होता, तो चूंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फिर आपको माइनस साइन लगाना होता। तो साइन की गलती अक्सर हो जाती है, तो इस साइक्लिक मेथड से हमेशा करेंगे तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। सो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक आपकी जो इक्वेशन है दैट वुड बी रॉ डी जेड इंटू ए फाई, and this is dl क्रॉस r। तो ये एक चीज़ निकाल ली आपने। बायोट-सैवर्ट लॉ में दूसरी चीज़ जो है वो उसके उस फॉर्मूले में आर क्यूब भी है। तो आर क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आप आर वेक्टर निकालेंगे, जो कि आपने ऊपर निकाला है। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, दिस इज रॉ इंटू ए रॉ कैप माइनस जेड इंटू ए जेड कैप। और क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि होगा रॉ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हाफ। और अगर इसका क्यूब निकाल लिया जाए तो दैट वुड बी रॉ स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर पावर 3/2। तो अब अगर ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं आपने, तो बायोट-सैवर्ट लॉ के अगर इसके अंदर आप इसे सब्स्टिट्यूट करें तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टफ लीड्स टू h is equals to I over 4 pi dl क्रॉस r, जो अभी हमने निकाला है। या दिस इज रॉ dz into a phi एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब की जगह पर हम रख रहे हैं रॉ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। इस इक्वेशन को आप मज़ीद क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी रॉ, बिकॉज इन दिस केस इज कांस्टेंट, ओनली जेड इज वेरिएबल, तो रॉ को भी बाहर ले जाइए। तो दिस वुड बी आई रॉ ओवर 4 pi z, I mean dz into a phi cap rho square plus z square power 3/2। This we call equation number 1। अब ये इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, बट कीप इन माइंड दिस इज द लाइन इंटीग्रल, बिकॉज इसमें dl इन्वॉल्व है, बिकॉज लाइन इज अ वन डायमेंशनल stuff, so we have only a linear integral। and जी खिज़र, आप कुछ पूछना चाहते हैं? खिज़र, आपने रेज हैंड किया हुआ है, कुछ सवाल है आपका? जी नहीं सर, कोई सवाल नहीं, सॉरी गलती से हो गया। अच्छा चलें, ठीक है। सो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना ज़ाहिर इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर इसका डिफरेंशियल तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये जेड स्क्वायर है। तो अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर होता तो आप कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है ये नहीं है। तो फिर इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी आई मीन साइन, कोसाइन और टेंजेंट की फॉर्म में, तो फिर ये इंटीग्रल कदर आसान हो जाएगा। और उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, यानी रॉ तो हमने कहा कि कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल है, तो जेड को अगर मैं दोबारा से वो ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ जो ऊपर मैंने बनाया है, यानी से
आपके पास ये z है, सॉरी ये आपके पास रॉ था, ये आपके पास z है एंड दिस इज r एंड दिस वाज इन अल्फा। तो यहाँ से z चूंकि वेरिएबल है तो z को ये रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और रॉ कांस्टेंट है तो इन दोनों साइड को इस्तेमाल करते हुए मैं अगर टेंजेंट की वैल्यू लिखूं, tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, एंड इन दिस केस परपेंडिकुलर इज दिस रॉ और z को रिप्लेस करना है तो ये हो जाएगा रॉ और tan अल्फा। और आप ये जानते हैं कि रॉ 1/10 जो है वो उसको आप लिख सकते हैं कॉट अल्फा। तो ये z की वैल्यू तो निकाल दी हमने यहाँ से, dz भी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड dz we just differentiate with respect to alpha, so that dz is equals to rho into cosec स्क्वायर अल्फा, इनफैक्ट माइनस भी होगा यहाँ पर, इंटू डी अल्फा। ये आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो एक आपके पास z आया और दूसरा dz, तो ये दोनों चीज़ें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम h is equals to I rho over 4 pi and dz की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ माइनस रॉ कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा, रॉ स्क्वायर प्लस z की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा रॉ और उसका स्क्वायर भी है तो रॉ स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा एंड द पावर इज 3/2, राइट। इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए, नीचे से भी ये जो रॉ स्क्वायर है ये कॉमन निकालेंगे तो उसके ऊपर भी पावर 3/2 होगा, तो ये आपके पास 3/2 इससे कैंसिल होके रॉ पावर 1 बच जाएगा जो कि ऊपर वाले रॉ से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा आई माइनस, बल्कि माइनस को भी बाहर निकाल लीजिए, रॉ और 4 पाई, चलिए इसको भी आप बल्कि रॉ स्क्वायर कर दें, और जो नीचे से आप कॉमन निकालेंगे रॉ स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो इनफैक्ट ये हो जाएगा आपके पास 3/2 एंड इंटीग्रल cosec स्क्वायर इंटू डी अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बच जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के, और कोसेक स्क्वायर है तो अल्फा और इसके ऊपर भी पावर है 3/2, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दीजिए। सो यू लेफ्ट विद 1 ओवर कोसेक अल्फा, और 1 ओवर कोसेक अल्फा बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा। जी, किसी को क्वेश्चन है? सर ये आपने रॉ की पावर 3/2 कैसे कॉमन निकाला? रॉ स्क्वायर अगर कॉमन निकलेगा तो 3/2 की पावर तो रॉ क्यूब नहीं बचेगा? हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, थैंक यू।
या सही कह रहे हैं, आई मीन दिस इज क्यूब, ठीक है फाइन। सो माइनस आई और ऊपर नीचे से चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 4 पाई रॉ, और इस इंटीग्रल के अंदर 1 ओवर कोसैक अल्फा होगा जो कि साइन अल्फा के बराबर होता है एंड डी अल्फा। सो फाइनली यू रीच टू अ वेरी सिंपल इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल आप जानते हैं कि ये होता है h इज इक्वल्स टू माइनस आई ओवर 4 पाई रॉ एंड कॉस अल्फा। अच्छा, यहाँ पर जब डिफरेंशियल में डी जेड था तो फिर जाहिर है लिमिट भी जेड की थी, लेकिन जब आपने अपनी पूरी इंटीग्रांड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो लिमिट भी अल्फा की होगी। यानी यहाँ पर से अल्फा 1 कह लीजिए, अल्फा 2 कह लीजिए, मैं भी इस अल्फा 1 अल्फा 2 को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल समझ लीजिए कि दोनों लिमिट अल्फा की होगी, और यहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करेंगे। राइट, so h finally I और 4 पाई, बल्कि उसमें जो इंटीग्रल है वो माइनस होगा, सॉरी कॉस ये एक माइनस यहाँ पर है, और साइन का, यस साइन का जो इंटीग्रल है वो माइनस कॉस होता है, राइट। तो इस माइनस मुझे यहाँ भी लगाना चाहिए, तो उस लिहाज से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर रॉ पर भी क्यूब लगा दिएगा। नहीं तो ऊपर से कैंसिल हो गया ना, एक दो रॉ, रॉ स्क्वायर ऊपर भी था, तो उस लिहाज से 1 ओवर सही रॉ। है सर, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो अब आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड रॉ कॉस, इसमें भी मैं अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूं तो अल्फा 1, और यूनिट वेक्टर भी लिखा जाएगा, जो कि ज़ाहिर है मैं पिछले स्टेप में छोड़ दिया था। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। अगेन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बायोट-सावर्त लॉ, क्योंकि इस इक्वेशन को भी हमने वहीं से ही ड्राइव किया हुआ है, बट दिस इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब इसमें और इस फॉर्मूले को आप किसी भी फाइनाइट और इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, लेकिन वो वायर ऐसा हो कि वो स्ट्रेट हो, उसमें किसी किस्म का कोई कर्वेचर ना हो, सर्कुलर ना हो, तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन डायरेक्टली इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इसमें एंगल कैसे डिटरमिन करेंगे उसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, और यकीनी तौर पर ये जो रॉ है, ये तीन चीज़ें हैं, यानी अल्फा 1, अल्फा 2 और रॉ, बल्कि चौथी चीज़ भी है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। ये चार चीज़ अगर आप मालूम कर लेते हैं किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए, तो फिर आप उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एंगल की बात कर लें, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोबारा से उस ट्राइंगल की तरफ जा रहा हूँ जिस ट्राइंगल को हमने बनाया था, यानी एक वेक्टर था r,
which is this vector, एक वेक्टर था z जो कि नीचे की तरफ था, and this is an angle between r and dl, और एक वेक्टर था जिसको हमने कहा था कि रॉ वेक्टर। तो और लाइन जो है वो का जो स्टार्टिंग पॉइंट था करंट कैरिंग वायर का वो ये था, दिस वन, एंड जो उसका टर्मिनल पॉइंट था वो ये था। यानी इसको मैं कह लूँ कि दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट। तो जो इनिशियल पॉइंट पे जो एंगल होगा वो अल्फा 1 होगा, एक तो आप ये बात अपने जहन में रख लीजिए, और जो टर्मिनल पॉइंट पे एंगल होगा वो होगा अल्फा 2। नहीं, ये जो अल्फा था वो तो हमने डी एल के ऊपर बनाया था, मेरे ख्याल है कि मैं इसको दोबारा से, सॉरी, एक दफ़ा और मैं क्लियर पिक्चर बनाऊं। ये आपके पास z एक्सिस है और से ये एक करंट कैरिंग वायर था, एंड यहाँ पर आपने dl डिफाइन किया था, और इस dl से एक वेक्टर r डिफाइन किया था जहाँ पर आपने फील्ड निकाली है, एंड दिस इज एन एंगल ऑफ अल्फा। तो अगेन बिकॉज दिस इज इनिशियल पॉइंट ऑफ द वायर एंड दिस इज फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वायर, तो इस जगह पर जो एंगल बनना चाहिए वो अल्फा 1 होना चाहिए और टर्मिनल पॉइंट पे एंगल होना चाहिए अल्फा 2। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और एक पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस पर आपको फील्ड निकालनी है। इन दिस केस दिस इज पॉइंट P, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है DL तो आप लेंगे इन ऑर्डर टू डिफाइन R वेक्टर, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 निकालने के लिए वायर के दोनों टर्मिनल, दोनों साइड को, यानी इनिशियल पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे उस P के साथ, और उसके बाद फिर टर्मिनल पॉइंट को भी आप उस कनेक्ट कर देंगे P के साथ। तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा दैट वुड बी एन एंगल ऑफ अल्फा 2, जैसे कि मैंने बताया कि ये टर्मिनल पॉइंट है, और ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि टर्मिनल पॉइंट है, दैट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन चूंकि ऊपर की तरफ है तो दिस वुड बी टर्मिनल पॉइंट एंड दिस वुड बी इनिशियल पॉइंट, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती तो जाहिर है फिर अल्फा 2 यहाँ पे बनता और अल्फा 1 ऊपर की तरफ बनता। एनीवे, आपके इस केस में अल्फा 2 ये होगा और अल्फा 1 जो है वो ये वाला होगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फा को हमने बॉटम एंगल लिया हुआ है, यानी एक एंगल ये भी तो हो सकता था ये भी तो हो सकता था जिसको हम अल्फा डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने चूंकि बॉटम एंगल लिया है तो अल्फा 2 का भी बॉटम एंगल होगा और अल्फा 1 को भी बॉटम एंगल ही लेना होगा आप। तो अब अगर जरा सा गौर कीजिए, एक ट्राइंगल बन रही है, करंट कैरिंग वायर, और इस यानी 2 पॉइंट करंट कैरिंग वायर के हैं और एक पॉइंट P है। तो अल्फा 2 जो है इस ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहा है और अल्फा 1 इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर जो है वो तो ये वाला एंगल जो कि आपने नहीं लेना, आपने लेना है बाहर वाला एंगल। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि अल्फा 1 मस्ट बी टेकन एज एक्सटीरियर एंगल and alpha 2 must be taken as interior angle। इंटीरियर का मतलब है उस ट्राइंगल के अंदर वाला ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल,
और एक्सटीरियर एंगल का मतलब है उस ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल। और ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा? ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स उन करंट कैरिंग वायर से आएंगे और एक पॉइंट आप लेंगे जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इसमें गलती करेंगे तो फिर जाहिर है आपकी जो फील्ड निकलेगी वो दुरुस्त नहीं होगी, और इसमें इतनी गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन मालूम है तो फिर आप करंट का जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे अल्फ़ा 1 डिफाइन करेंगे और जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे अल्फ़ा 2 डिफाइन करेंगे। अल्फ़ा 1 को आप अंदरूनी एंगल लेंगे और अल्फ़ा 2 को आप अल्फ़ा 1 जो है वो बैरूनी एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल, और अल्फ़ा 2 जो है वो अंदरूनी एंगल होगा, या इसको आप इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गई अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की बात। अब आइए रॉ की बात। तो रॉ कैसे निकलेगा? रॉ के लिए क्या करना होगा आपको? जाहिर है करंट कैरिंग वायर तो सिर्फ यहीं तक है, आप इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और जैसे ही आप इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो उस करंट कैरिंग वायर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा उस एक्सटेंडेड लाइन तक। परपेंडिकुलर लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दैट इज एन एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दैट लाइन वुड बी 90 डिग्री। तो ये होगा डिस्टेंस कॉल्ड रॉ। तो रॉ को क्या कहा जाएगा? रॉ वुड बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम current carrying wire to the point P। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर तो यहाँ है, तो जहाँ पर भी हो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करने के लिए उसको आप एक्सटेंड करेंगे अप टू दैट इंटरसेक्शन फ्रॉम लाइन joining the perpendicular distance from this point to the point P। तो ये 3 चीज़ें हैं। एंगल को फिलहाल मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इन तीनों चीज़ों को समझाने के लिए एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। फर्ज कर लें कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है। फर्ज कर लें यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन अगर पता चल गई तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, एंड ये पॉइंट कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट, जिसको आप फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं। और सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस P पॉइंट को आप इस इनिशियल पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और इस P को आप टर्मिनल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इनिशियल पॉइंट पर अल्फा 1 फॉर्म होगा और टर्मिनल पॉइंट पर अल्फा 2 होगा। अल्फा 1 के लिए मैंने बताया कि अल्फा 1 इज ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? यानी एक तो ये वाला एंगल है जो कि इंटीरियर है, जो कि आपने नहीं लेना। आप इस करंट कैरिंग वायर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आप ये वाला एंगल लेंगे, एंड अल्फा 2 वुड बी इंटीरियर एंगल, जो कि बहुत आसानी के साथ आप ये डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो अल्फा 1 अल्फा 2 हो गया। थर्ड पॉइंट जो रॉ है, रॉ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करेंगे आप? पिछले केस में जो P पॉइंट था और ये जो करंट कैरिंग वायर था इसमें ऑफसेट आ रहा था, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट उसको परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ले सकते हैं जस्ट बाय ड्रॉ द लाइन फ्रॉम P टू दैट करंट कैरिंग वायर, और ये जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी रॉ। एक एग्जांपल और देखिए, let's suppose this is the current carrying wire and the current is in this direction, और जो पॉइंट P है, so let's suppose this is this point। तो तीन चीजें निकालनी है, अल्फा 1, अल्फा 2, रॉ। तो इन ऑर्डर टू फाइंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आप क्या करेंगे, इसके दोनों एंड से आप उस P पॉइंट को पहले कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप ये तलाश करेंगे कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है करंट का। तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगा। इनिशियल पॉइंट से मुराद करंट जहां से सोर्स हो रहा है, और जो ये पॉइंट है ये कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है, आपने कहा अल्फा, और टर्मिनल पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होता है वो अल्फा 2। अल्फा 1 is always taken as exterior angle and alpha 1 is interior angle। तो इंटीरियर एंगल तो ये हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको करंट कैरिंग वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कितना, जहां तक आप एंगल डिफाइन कर सकें, एंड दिस इज द एंगल फ्रॉम दिस वेक्टर टू द करंट कैरिंग वायर और एक्सटेंडेड करंट कैरिंग वायर। तो ये तो हो गया अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब आपको अगर रॉ चाहिए, रॉ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर टू द पॉइंट P। तो अब यहाँ पे चूंकि ऑफसेट आ रहा है, पॉइंट P यहाँ पे है और करंट कैरिंग वायर सिर्फ यहीं तक है, तो फिर आप इसको एक्सटेंड करेंगे। कितना, कि जहां तक आप उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकें, और उसके बाद फिर आप कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट को। Therefore, this distance is called raw distance। तो ये डिफरेंट सिमेट्रीज के अंदर एक करंट कैरिंग वायर हो सकता है, और इसमें चूंकि हमने कहा कि जो बायोट-सेवर्ट लॉ का जो इनिशियल फॉर्मूला है, आपको बार बार वो फॉर्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो फार्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया है आप किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको चार चीज़ें निकालने की ज़रूरत होगी। उसमें से दो तो एंगल हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, जिसमें आप इंटीरियर और एक्सटीरियर का ख्याल ज़रूर रखेंगे, और ये ख्याल रखने के लिए आपको करंट कैरिंग वायर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी होगी। तीसरा पॉइंट, आपको रॉ चाहिए होगा, एंड रॉ इज नथिंग बट द डिस्टेंस, इनफैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर टू द पॉइंट P। करंट कैरिंग वायर और पॉइंट P में अगर ज़रा सा ऑफसेट है तो फिर आप करंट कैरिंग वायर को एक्सटेंड कर लेंगे, और अगर पॉइंट P करंट कैरिंग वायर को फेस कर रहा है तो फिर आप वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके रॉ निकाल सकते हैं। चौथी चीज़ है A phi। A phi is the direction of magnetic field। ये फ़िलहाल मैं इस क्लास में नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, मैं अपने इस लेक्चर को यहीं से शुरू करूँगा कि हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई सवाल आप लोगों के जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन करें और सवाल कीजिए।
जी, कोई सवाल आप लोगों का हो? नहीं सर, अब तक तो ठीक है, क्लियर है। क्लियर है? चलें, और ये कोई? सर बस वो रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए होगा हमें, वो जो आप देते हैं एक बार फिर से देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो नहीं, ये जो आज का या लेक्चर है ये तो रिकॉर्डेड नहीं हो की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इसको एग्जैक्टली ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। ठीक है, सर, समवन सम स्टूडेंट्स आर अनेबल, ठीक है, ठीक है। कुछ तो नहीं ये ले सकते क्लास, तो इसलिए कहा। ठीक है, ठीक है, ये इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा। दुरुस्त। जी सर, इस थैंक यू। इसमें अगर कोई और स्टूडेंट हो जिसमें कोई कोई क्यूरीज कोई जहन में आया हो तो मुझसे भले ही पूछ सकता है, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हफ्ते सर को टेम्पल अच्छा, सैटरडे की जो क्लास है ये हमारी हमारी फिक्स क्लास है। इसके लिए मुझे अर्ली अपॉइंट यानी अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी सैटरडे नहीं लेना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर ज़ाहिर है आप समझ जाइएगा कि क्लास की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर हफ्ते के दिन लाइव सेशन होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि आप हमें एक रोज़ कबल बता दिया करें, क्योंकि मैंने तो आज ही मेरे ख्याल है कि 12 बजे आप लोगों को बताया है। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें एक दिन पहले बता दिया करें ताकि हमें मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को भी ये बता रहा हूँ कि ये हमारी जो हफ्ते की क्लास है ये हमारी परमानेंटली फिक्स्ड है। तो मुझे अर्ली अनाउंसमेंट के लिए या एक दिन पहले के लिए अगर मैं नहीं अनाउंस भी नहीं करूं तो आप समझ जाइए कि आपके टाइम के ऊपर क्लास होगी, और 10 मिनट पहले मैं आप लोगों को उसकी आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे क्लास नहीं लेनी होगी तो फिर मैं आप लोगों को ज़ाहिर है अनाउंसमेंट करूंगा कि आज इस हफ्ते क्लास नहीं होनी है। क्लास लेने के लिए अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं। तो आप फ्राइडे या थर्सडे को अगर जो मैनेज करना है आपने, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है, तो आप एक रोज़ पहले से अपने आप को रेडी कर लिया करें, बिकॉज दिस क्लास इज़ परमानेंटली फिक्स्ड फॉर सैटरडे। ठीक है? तो अब अगर आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है, ये गैलेक्सी एस8 पर अगर कोई है, इनका माइक ऑन है, सवाल अगर करना है तो आप पूछिए, और अगर सवाल नहीं है तो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह विल सी यू ऑन सैटरडे, राइट? ओके सर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।